अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम MGT 501 की असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि 18 उसकी ड्यू डेट है और 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट के अंदर दो क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपकी असाइनमेंट एक दो दिन लेट आती है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी कोशिश होती है कि असाइनमेंट्स को मैं इतने आसान लफ्जों में और इतना कंटेंट आपके लिए लेके आऊं कि आप लोग मेरी असाइनमेंट सुनने के बाद उस तरह की कई असाइनमेंट्स बना सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं और असाइनमेंट के दौरान ही एक दो मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिसके जरिए आप असाइनमेंट, ये वाली असाइनमेंट आपके लिए मजीद आसान हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे मैं मुनासिब समझूंगा वो कंटेंट के हिसाब से, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले आप इस पैराग्राफ के अंदर देखें, वो स्टेटमेंट है इसकी। ये स्टेटमेंट के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है कि एक जॉब एनालिसिस का जिक्र कर रहा है। जॉब एनालिसिस आप याद रखें कि जॉब एनालिसिस द कम्बिनेशन ऑफ, उसमें दो चीजें आती है। कॉम्बिनेशन किस चीज का? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसकी पैराग्राफ के अंदर वो सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा है कि जॉब एनालिसिस अगर अच्छा किया हो तो जो HR के फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शन है जी? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि इनको परफॉर्म करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और बहुत ही इम्प्रूव्ड वे में, अच्छे वे में परफॉर्म किए जा सकते हैं, उनकी आउटपुट अच्छी आती है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए वो फिर वो खुद रिकमेंड कर रहा है कि आप क्या करें। कह रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है गो थ्रू करें और उसके बाद फिर प्रिपेयर करें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर अ गिवन सिनेरियो। कह रहा है कि मीज कहने का मतलब ये कह रहा है इस असाइनमेंट को करने के लिए खुद ही बता रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, जॉब एनालिसिस करना चाहिए। अभी हम स्टेटमेंट सिनेरियो की तरफ नहीं जाएंगे, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जॉब एनालिसिस क्या हो। जॉब एनालिसिस आप समझ गए तो आप मीन्स कि आप असाइनमेंट खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम फिर भी कंप्लीट असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। चलिए, जॉब एनालिसिस जिस तरह कि मैंने पहले कहा, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ये इस तरह कह कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन जॉब के। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताता है? जॉब डिस्क्रिप्शन जिस तरह के नाउन है डिस्क्राइब का, ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग बयान करना, तो ये जॉब को बयान करता है जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले मैंने लिख दिया जी जॉब डिस्क्राइब। ठीक है, फिर ये एक्सप्लेन दी जॉब, जॉब को एक्सप्लेन भी करता है। अच्छा, कुछ कुछ लोग डिस्क्राइब और जॉब एक्सप्लेन में अगर परेशान हो रहे हैं तो इस तरह समझे कि जैसे आप कोई चीज किसी को बताते हैं तो वो कहता है कि नहीं, कुछ समझ नहीं आई, तो आप उसको मजीद डिटेल बताने की कोशिश करते हैं, मजीद डिटेल देके उसको समझाते हैं। ये डिस्क्राइब और एक्सप्लेन इस तरह ही जॉब जॉब में होता है, आगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जॉब ये जो है जॉब एनालिसिस में जॉब स्पेसिफिक क्या करता है कि उसी जॉब की रिक्वायरमेंट बताता है। देखिए, आप आप टीचर हैं, आप टीचर बनना चाह रहे हैं, किसी के पास जाते हैं टीचिंग की जॉब के लिए। आप कहते हैं जी मैं मेरी कि मतलब मैं कितने लेक्चर लूंगा, वो आपको बताएगा जी 3 लेक्चर लेंगे जी, कितनी टाइमिंग होगी जी, आप वो कहेंगे 8 से 2 बजे तक टाइमिंग होगी। तो ये आप उससे पूछ लें, ये जॉब डिस्क्राइब हो रही। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें तो मास्टर चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन। आप कहेंगे जी हाँ जी मास्टर्स है, वो कह रहे हैं चले जी एक रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी। ये इस तरह करके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट और ऑफ एप्लीकेट और कैंडिडेट, ठीक है, एप्लीकेट पूछ रहा होता है, रिक्वायरमेंट जो है, स्पेसिफिकेशन जो है एम्प्लॉयर पूछ रहा होता है। ये हम डिफरेंट नोट करते जाएं और आगे चलेंगे। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बताई जाती है कि आपने क्या क्या काम करने हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको लेक्चर लेना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को मैनेज करना, बच्चों को एडमिशन करना, ये बच्चों के पेरेंट्स से मिलना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज है। क्वालिफिकेशन में वही आपकी जो मास्टर्स है, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस, जी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, तो ये वो चीज़ बहुत। वर्किंग कंडीशंस मीन्स क्लासरूम का जो वर्किंग कंडीशंस होती है, स्कूल का जो वर्किंग, वो आपके सामने है। फैमिली बैकग्राउंड, बात ये पूछा जाता है कि आप सिंगल होने चाहिए, मैरिड नहीं होने चाहिए, ठीक है, या मैरिड होने चाहिए, सिंगल नहीं होने चाहिए, वो जॉब नेचर के एतबार से। ठीक है, तो ये जॉब स्पेसिफिक जॉब जो जॉब डिस्क्रिप्शन साथ साथ चल रहे हैं। फिर सैलरी बताई जाती है, जॉब जिसका आप सैलरी पूछते हैं हमेशा। वही बात याद रखें कि कैंडिडेट जो चीज़ें पूछ रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, एम्प्लॉयर जो चीज़ें बताता है या पूछता है वो
चीजें जॉब स्पेसिफिकेशन होती है। ट्रेनिंग एंड कोर्सेज का फिर पूछता है वो आपसे, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर से स्किल्स का पूछा कि आपकी स्किल्स कैसी है, खुद ही जज कर लेता है। फिर रिपोर्टिंग टू, आप पूछते हैं कि मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, वो कहेगा जी आप प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। जनाब ये तो हो गया जॉब एनालिसिस। उम्मीद है कि जॉब एनालिसिस आप समझ गए होंगे। अब जॉब एनालिसिस के ऊपर मैं आपको ये असाइनमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम पढ़ लेते हैं, जल्दी से हम पढ़ते हैं कि क्या वो कह रहा है जॉब टाइटल सिक्योरिटी ऑफिसर। अब जब जॉब टाइटल सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहा है तो क्या चीज है ये? जॉब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बता रही है उसने। टाइटल भी जो है, टाइटल भी इज पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब को डिस्क्राइब कर दिया उसने। सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए हमें, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन नीचे बताएगा सारा। ठीक हो गया। इस पर डिस्क्रिप्शन में क्या क्या करना है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको जी एक्सपोर्टी ऑफिसर चाहिए, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इट मीन जॉब डिस्क्रिप्शन बता रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंपनी इम्प्लाई, मीन्स के कंपनी इम्प्लाई का ख्याल रखेगा, प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा, प्लानिंग करेगा सिक्योरिटी की, पॉलिसीज बनाएगा सिक्योरिटी की, रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंट, फिर उन जो पॉलिसी बनेगी उनकी इम्प्लीमेंट करेगा। फिर जो लाइजॉन विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ ताल्लुक बनाएगा, फिर राब्ता रखेगा। फिर लोअर स्टाफ को ट्रेनिंग देगा जो सिक्योरिटी स्टाफ होगा। रिस्पॉन्सिबल एंटीसिपेशन इन्वेस्टिगेशन, कोई सिक्योरिटी इशूज आ जाएंगे तो उसका एंटीसिपेट करना, ये पहले से भांप लेना कंडीशन को और इन्वेस्टिगेट करना, ये सारे मामला वो देखेगा सिक्योरिटी ऑफिसर। कह रहे कि ये सारी मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है, अभी आप हमें जॉब स्पेसिफिकेशन बताओ। मीन्स वो सारी चीजें जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर खुद पूछेगा कि मुझे क्या क्या करना है, वो बता दिए। अभी कहता कि एम्प्लॉयर को क्या क्या पूछना चाहिए, एम्प्लॉयर की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये मैंने लिखी है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। अच्छा, आप जस्ट सुने, इसको समझे, ठीक है। ये फाइल आप मुझसे ले लेना, आप इस परेशानी में ना लोड नोट करने में, मेरी बात सुनो, बस आराम से मेरी बात सुनते जाओ आप। अच्छा, फिर मैं आप फिर आगे आके अभी बताता हूँ कि मजीद आपको रिफाइन इसको कैसे करना है। अच्छा देखिए, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा जी अच्छा मेरी जॉब, मैं जिस तरह अभी मेरी जॉब जितनी मैंने जॉब की है या जितने मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर्स देखे हैं, वो ना आमतौर पे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। तो मैंने उसी सेंस में लिख दिया कि शुड बी आर रिटायर्ड ऑफिसर फॉर आर्म्ड फोर्सेस। ठीक हो गया, आर्म्ड फोर्सेस में तीनों आ जाती है, नेवी भी, एयरफोर्स भी, आर्मी भी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरी एजेंसीज भी जो होती हैं। अच्छा जी, फिर उसका एक्सपीरियंस मैंने अपने पास यहाँ भी डाल दिया कि जी 10 से 15 साल सर्विस होनी चाहिए आर्म फोर्सेस के अंदर। आप 10 साल लिख लो, मतलब कुछ भी लिख लो, लेकिन कुछ लॉजिकल होना चाहिए। कि लॉजिकल किस तरह, 10 से 15 साल। और मैंने आगे कर्नल का, कॉलोनल का जो मैंने वो एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, कर्नल जो होता है आर्मी का, या उसका इक्विवेलेंट रैंक। इक्विवेलेंट भी कर्नल अगर आर्मी में है तो हो सकता है वो एयरफोर्स और उसके अंदर कर्नल ना हो, कोई और डेजिग्नेशन होते हैं, मुझे पता है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस रैंक आपको उसमें ना मिले तो वो इक्विवेलेंट आपने इस वजह से लिख दिया, ठीक है। फिर आपने लिखा जी एक्सपीरियंस उसका 2 से 3 साल होना चाहिए। किस चीज का भाई, 10-15 साल तो एक्सपीरियंस मांग लिया, अभी क्या मांग रहे हो? 2-3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मल्टीनेशनल फर्म के अंदर उसने एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर काम किया हो। समझ रहे हैं? मीन्स चीजें हैं, आप एचआर ऑफिसर बन के सोचे, कुछ भी डाल लें आप। ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर या एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, कुछ भी लिख लें आप, ठीक है। इधर एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होना चाहिए उसको, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हाई अप्स के साथ। फिर बाहर से जब आते हैं कोई भी, जब डेलीगेशंस आते हैं, कोई भी विजिट करने आते हैं, तो उनको उनकी सिक्योरिटी के अलावा उनके साथ कम्युनिकेशन भी सिक्योरिटी ऑफिसर कर रहे होते हैं, सही। ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। अच्छा, फिर कैंडिडेट विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स शुड बी प्रेफर्ड। लीडरशिप मीन्स कि उसके नीचे काफी सारा स्टाफ होता है सिक्योरिटी ऑफिसर के अंदर, तो उनके साथ कम्युनिकेशन, तो उस तरह उनके साथ लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, और ट्रेनिंग भी उनकी क्योंकि करनी है। फिर कैंडिडेट हैज दी प्रूवन एबिलिटी टू डील विद पब्लिक, क्योंकि पब्लिक मैटर्स भी इसने डील करने होते हैं। सिक्योरिटी मैटर्स, सिक्योरिटी इश्यूज जब कंपनी के साथ आती है तो यही सिक्योरिटी ऑफिसर्स आगे किए जाते हैं, ठीक है। फिर शुड बी विलिंग फॉर एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग। देखिए ये मैंने क्यों लिखा, मल्टी नेशनल कंपनी थी, इस वजह से मैंने लिखा कि एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। देखिए मल्टीनेशनल कंपनी होती, उसका अगर एक प्लांट पाकिस्तान में है तो दूसरा हो सकता है बांग्लादेश में हो, या यूके में हो, या अमेरिका में हो, कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है। तो वो कहती है कि सिक्योरिटी ऑफिसर की उसको परफॉर्मेंस पसंद आ जाती है कंपनी, वो उसे कहती नहीं जी आप हमारे अमेरिका वाले जो है बिजनेस उसको जाके टैकल करें, वहां की सिक्योरिटी पर्सनल को देखें, ठीक है। ही कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन पाकिस्तान।
और ये भी ऑप्शन मतलब ये भी लिख दें कि जी पाकिस्तान के अंदर कहीं भी आपको लोकेट किया जा सकता है। चलिए ये तो हमारा हो गया पार्ट वन। ठीक है। अच्छा अभी कहने का मतलब ये है कि ये तो मैंने नो नो 9 पॉइंट्स मैंने लिख दिए। इस तरह के आप सोचे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, अब टिप सुने ये, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देखे न्यूज़पेपर की, इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट देखिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, उसमें से आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होता है या क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक है, जिस तरह अभी हम जॉब स्पेसिफिकेशन बना रहे थे ना कि उसको क्या क्या मतलब उसको चाहिए उससे ना हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हम जॉब स्पेसिफिकेशन बना रहे थे, अभी हम बनाएंगे पार्ट टू के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन। इसमें देखो जॉब टाइटल दे दिया मैनेजर सेल्स एंड ऑफिसर, जॉब हमें डिस्क्रिप्शन मतलब दे दिया उसने कि उसका टाइटल ये होगा। अच्छा आगे हमें क्या बता रहा है, आगे हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया उसने हमें, जॉब स्पेसिफिकेशन बता दी। अच्छा अब ऊपर आप समझ गए तो अब ये आपको पता होना है क्या कहते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस कंपनी, जैसे कोका कोला स्प्राइट वगैरह, ये फूड एंड बेवरेज कंपनी ये कहलाती है। ठीक है, फूड आप साथ लगा लिया तो उसने जो भी ये पिज्जा वाले हैं कोई डिलीवरी है कोई खाने वाले हैं, तो इस तरह की ये फूड एंड बेवरेज कंपनी है। उसको ना सर्विस मैनेजर चाहिए सेल्स का, और कस्टमर केयर भी वही देखेगा। कस्टमर के क्योंकि कंप्लेंट्स भी तो आती हैं, जो बिजनेस कर रहा होता है कस्टमर की कंप्लेंट्स भी आती हैं, कस्टमर को टैकल भी करना होता है, कस्टमर के ऑर्डर लेने होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं। ठीक है, वो सारा देखना है। तो उसकी कह रहा है कि जॉब स्पेसिफिकेशन मैं आपको देता हूँ, कहता है आप उसका ना जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देना मुझे, मस्ट हैव कहता है रेलिवेंट डिग्री, मास्टर डिग्री चाहिए होती है, फूड टेक्नोलॉजी में चाहिए क्योंकि फूड से रिलेटेड, तो फूड में कोई डिग्री हो, मास्टर किया हो, मास्टर डिग्री की हो, मार्केटिंग में की हो या सेल्स में की हो, क्योंकि जॉब उस तरह की है। मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर दे दिया उसने, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल्स तो ये हर जगह पे चाहिए ना, इंटरपर्सनल स्किल्स। अच्छा पोजेस दी एबिलिटी टू मीट द टारगेट, सेल्फ मोटिवेटेड टाइम एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी वो कह रहा है क्या कर दो, कह रहा है कि मैंने आपको जॉब स्पेसिफिकेशन बताई ना, अभी आप जॉब डिस्क्रिप्शन मुझे लिख के दे दो फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एंड कस्टमर केयर। अच्छा अगेन मैंने कुछ पार्ट्स कुछ क्वेश्चन सॉरी कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन पार्ट टू के लिए अगेन ये 5 मार्क्स का है। आपने आपने आपको आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा कि अच्छा इस तरह लिखते हैं। ठीक है, आप इसको बढ़ाएं, इसको लिखें, 200 वर्ड्स तक आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स तक लिख दिया है। तो आइडिया देने के लिए आप जरूरी 200 वर्ड लिखा तो आप 200 वर्ड्स पूरे कर लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा लेंथी खींच लेते हैं, तो इस वजह से वो लिमिट लगानी पड़ती है उनको। आप लेंथी नहीं खींचना, बस 150 वर्ड तक इनफ है। आप 130 150 तक अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स आपके वैसे ही पूरे आ जाएंगे। ठीक है, चीज कम वर्ड्स में ज्यादा लिखना सीखें। अच्छा जी, क्या हम अब इसके लिए लिख रहे हैं हमने जी, और सेल मैनेजर हमने पहला पॉइंट लिखा जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग इनोवेटिव प्रोसेस एंड सिस्टम टू बूस्ट सेल, और ऐसे वो प्रोसेस बनाए कि जिससे सेल्स को बूस्ट मिले, सेल बढ़ाई जा सके। प्रोसेस इनोवेटिव प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस पहले चल रहे थे उसमें कुछ इनोवेशन लेके आए। अच्छा रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग सेल टारगेट, अब सेल में जो मैनेजर है तो उसको सेल टारगेट्स अचीव करने हैं। ठीक है, तो सेल्स टारगेट नए बनाए। इस बार अगर इस बार अगर 1 1 मिलियन का उसका एक मंथ का टारगेट है रेवेन्यू का, तो आगे 1.2 मिलियन करे, 12 लाख तक जाए अगले महीने में, ऐसे करके टारगेट सेट करें। अच्छा फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अपडेटिंग सेल्स प्लान, बस जो सेल्स प्लान जो पहले चल रहे हैं उनको डेवलप करें, उनको अपडेट करें। ठीक है। अच्छा फाइंडिंग न्यू टारगेट मार्केट, देखिए सेल्स मैनेजर है, सेल्स बढ़ाने के लिए नई टारगेट मार्केट्स, नए कस्टमर तलाश करने पड़ते हैं, ये उसकी जॉब होगी, ये भी करे। अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर टू ब्रॉडन बिजनेस, देखिए टारगेट मार्केट तलाश करना एक अलग काम है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना एक अलग काम है। अट्रैक्ट दी न्यू कस्टमर, पुराने कस्टमर को रिटेन भी करना पड़ता है, अट्रैक्ट नए को अट्रैक्ट भी करना है। ये तो मैंने लिख दी कस्टमर से सेल से रिलेटेड, आप इसमें और भी ऐड करें। अच्छा फिर यहाँ से स्टार्ट किया मैंने जो कस्टमर केयर से रिलेटेड उसका थोड़ा काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर मैनेजमेंट। देखिए कस्टमर केयर है तो कस्टमर मैनेजमेंट उसकी कोई भी मामला है तो एक इसे वर्ड्स का हेर फेर है सारा, बाकी तो कस्टमर केयर पे ही हमने रहना ना, कस्टमर मैनेजमेंट इसमें आ जाती है। फिर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है। अच्छा हैंडलिंग कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर की कंप्लेंट्स उनको हैंडल करेगा। फिर कोऑर्डिनेटिंग सेल एंड कस्टमर केयर पर्सनल, जो अपनी सेल्स का स्टाफ है या उनका कस्टमर केयर का स्टाफ है, ठीक है, जो हेल्प डेस्क के ऊपर खड़ा हुआ है, उनको साथ कोऑर्डिनेशन रखेगा। फिर कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट रिगार्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मैंने इधर लिखना था, इधर मैं डिपार्टमेंट लिख देता हूँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स
रिगार्डिंग कंप्लेंट्स देखिए अब कंप्लेंट आई है तो किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अपने सेल्स से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी कोऑर्डिनेशन रखे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ताकि वो कंप्लेंट कस्टमर की सॉल्व हो, क्योंकि कस्टमर केयर मैनेजर भी वही है ना। मार्केट बेस कंपेटिटिव सैलरी विल बी ऑफर्ड, अच्छा ये भी फिर बताया जाता है इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि सैलरी क्या होगी, तो ये अक्सर आपने सेंटेंस लिखा हुआ देखा होगा, ये आप इनिशियली स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। और इनिशियली इट विल बी लाहौर बेस्ड जॉब, मीन्स के मैंने कोई भी सिटी लिखने, कोई भी सिटी आप इसमें लिख लें, ठीक है, ये सिटी लिख दिया मैंने, तो सिटी का जॉब का बताया जाता है, उसका टाइम का भी बताया जाता है कि जॉब की नेचर, छुट्टियों का भी बताया जा सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने 10-12 पॉइंट्स लिख दिए, आपको बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि इस तरह करके हमने असाइनमेंट बनानी है। इससे असाइनमेंट कंप्लीट है, अगर ये मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट ऐसे सबमिट कर देता और ये मैं आपको नहीं दिखाता तो मेरे मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह मोर और लेस पूरे ही आ जाते। लेकिन क्योंकि मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी है तो मैं अभी आप इसको अपलोड नहीं कर सकता, इसको मैं मॉडिफाई करूंगा। तो आपने इसको मजीद मॉडिफाई करना है। टिप ये है आप लोगों के लिए, ग्रामर सेंटेंस अच्छे यूज करें, इंग्लिश बेहतर करें, और जॉब एडवर्टाइजमेंट देखें न्यूज़पेपर में और नेट के ऊपर, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी जीडीपी असाइनमेंट आपकी बन जाएगी। ठीक है, कोई भी कमेंट हो फिर भी आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं। और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा था, नोट ना करें, ये फाइल लेने के लिए आप यूट्यूब के कमेंट में लिखने में आपको बता दूंगा, आप मुझसे ये फाइल ही ले लीजिएगा, इसको यूज कर लें। ठीक है जी, चलिए जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।